तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद चूंकि क्लास 9 या 10 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक चीज़ें जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो आज की क्लास में हम लोग बहुपद के बारे में बेसिक ही जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। सबसे पहले बहुपद को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है या समीकरण क्या होता है। अगर हम यहाँ पे जानने का प्रयास करें कि हम लोग का जो बीजीय व्यंजक होता है ये क्या होता है, बीजीय व्यंजक, या अगर बात करें कि समीकरण क्या होता है। ठीक है, जब ये चीज बीजीय व्यंजक और हम समीकरण जब पढ़ लेंगे तो हमें बहुपद समझना और आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर बीजीय व्यंजक की बात करें तो बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखिएगा, इसमें भी हमारी दो चीज आती है, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि चर राशि। ठीक है, क्या जानने का प्रयास करेंगे, चर राशि, और दूसरा हमारा अचर राशि। यानी ये दोनों अगर हम जान लिए उसके बाद से इसके बीच में जो हम लोग का रिलेशन है, ये चर और अक्षर राशि के रिलेशन से हमारा बीजीय व्यंजक मिलता है। और इसी बीजीय व्यंजक में से कुछ जो हमारा बहुपद होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि चर राशि क्या होता है, तो देखिएगा, चर राशि की बात करें तो वैसे राशि जिसका मान फिक्स नहीं होता है, वैसे राशि जिसका मान हम लोग फिक्स नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि हम आपके सामने हैं, तो मेरा एज कितना है, आप लोग भी अनुमान, आप लोग मेरा एज फिक्स नहीं जानते कि सर का एज इतना है, लेकिन फिर कुछ लोग क्या करेंगे, अनुमान है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर 19 साल के होंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि सर 25 साल के होंगे, लेकिन आप लोगों को एग्जैक्ट मेरा एज पता नहीं है जब तक हम ना बताएं आप लोगों को। तो मेरा एज आप लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं। तो इस कंडीशन आप क्या करिएगा कि मेरा एज कुछ मान लीजिए कि आप लोग मान लीजिए कि सर का एज जो है वो एक्स है। क्या मान लेंगे, एक्स है। अगर मान लीजिए कि आपके पास में अगर कोई बुक आएगा जिसका कीमत आप लोगों को पता नहीं है, तो जिस चीज का फिक्स प्राइस या फिक्स अगर मान पूछे, फिक्स वैल्यू आपको पता नहीं है, उसे हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ मतलब ए से लेकर जेड तक में कुछ भी मान ले। तो जितने भी हमारे एबीसीडी होते हैं, ए से लेकर जेड तक होते हैं, हमारे बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में चर राशि कहलाता है। ठीक है, जिसका मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक में वे सभी राशियां जिसका मान फिक्स नहीं होता है, जिसका मान अलग अलग आता है, जो वो हमारे चर राशि कहलाते हैं। और चर राशियां में जो भी हमारी ए से लेकर जेड तक एबीसीडी कुछ भी आ सकते हैं, एबीसीडी ई एफ कुछ भी आ सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, चर राशि कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, चर राशि। और अचर राशि में क्या आता है कि इसमें वे सभी राशियां आती है जिसका मान जो होता है वो फिक्स होता है। इसमें कोई संख्या आती है, जैसे कि 1 2 3 4 5, कोई भी संख्या आप लोग लीजिए, 4/5 5/6, मतलब कि इसमें कोई भी संख्या आती है जिसका मान फिक्स है। जैसे कि अगर बात करें 5, तो 5 का मान तो फिक्स है ना कि वो 5 ही है। जैसे मैं आप लोगों से बोला कि 5 किलो अगर सेब लाइए, तो 5 किलो सेब को कहीं दूसरी जगह रहेंगे तो 7 किलो सेब नहीं ना हो जाएगा, वो 5 मतलब 5 फिक्स है। ऐसा नहीं हो कि आज वो संख्या, कोई संख्या अगर उसको 5 लिए हैं तो आगे चल के वो 10 हो जाएगा या 7 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता, उसका मान फिक्स है। तो अचर राशि में इसका मान जो होता है हमेशा फिक्स होता है। इसमें जो हमारी कोई संख्या आती है, क्या आती है, कोई भी संख्या अगर बात करें तो जैसे कि हमारा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, या कोई भी अगर मेटा में भी आ सकता है, डेसिमल में भी कोई संख्या आ सकती है, तो ये हमारे अचर राशि के अंदर आती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अचर राशि में क्या आता है कि वैसे मान आते हैं वैसी राशियां आती है जिनका मान फिक्स नहीं होता है। और अचर में क्या आता है कि इसमें वैसी राशियां आती है जिनका मान फिक्स होता है। ठीक है, और यही जो हमारी चर और अचर राशि होती है, जो हमारी चर राशि, ये प्लस माइनस गुना या डिवाइड के साथ, ठीक है, जितने भी हमारी चर राशि और अचर राशि या तो प्लस माइनस गुना और भाग के साथ जब एक साथ जुड़ती है, एक साथ रिलेशन बनाती है, तो हमारा बनता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल है तो 5x + 4, 3x - 4, 4/5, x - 2, ये सभी, या अगर बात करें x² - 5x + 7, ये सभी हमारी बीजीय व्यंजक कहलाती है। इसमें देखिएगा, इसमें 5 हमारा अचर है, x चर है, ये दोनों आपस में गुना हुआ है, फिर प्लस लगा, फिर हमारा अचर हुआ है। तो जितने भी चर और अचर राशि एक दूसरे के साथ प्लस माइनस गुना भाग के साथ जब रिलेशन में आती है, जब एक साथ आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। बात समझ में आ रहा है। चर राशि और अचर राशि जब प्लस माइनस गुना और भाग के साथ जब एक साथ आती है, जब आपस में रिलेशन बनाती है, तो हमारा क्या बनता है, बीजीय व्यंजक। अब ये जो हमारा बहुपद होता है, बहुपद भी एक प्रकार का हमारा बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक। कोई पूछे कि बहुपद क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक में भी ऐसा आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि बीजीय व्यंजक में भी एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें जो चर राशि होती है, जिसमें जितने भी चर राशि है उसका जो घातांक होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, लिख दें यहाँ पे। अगर यहाँ पे बहुपद का डिफिनेशन लिखा जाए तो लिखने का प्रयास करेंगे।
अगर बहुपद का डिफिनेशन लिखा है तो लिखेंगे कि वैसी या वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर राशि का घातांक, या इसको घातांक ना लिखकर घाती लिखें, घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, हमेशा क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, संख्या होती है, उसे बहुपद कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहा जाता है। ठीक है, एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो हमारा बहुपद होता है वो हमारा एक बीजीय व्यंजक होता है, और कैसा बीजीय व्यंजक होता है? वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर राशि, उसमें जितने भी चर राशि होंगे, उनका जो घात होगा हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग बता रहे हैं, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या, अगर बात करें पूर्ण संख्या क्या होता है तो देखिएगा यहाँ पे बता देते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या, जैसे हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो सहित प्राकृतिक संख्या, यानी कि वही संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलती है, ये हमारी पूर्ण संख्या, यानी जीरो सहित जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है हमारी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें भी देखिएगा जो हम लोग का बीजीय व्यंजक होता है, बहुपद होता है, उसमें बीजीय व्यंजक में जो कितने भी चर राशि होते हैं उनका घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल से जैसे देखते हैं, जैसे आप ले लें कि x² + 5 x⁻6 प्लस 5x, या कुछ भी और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x⁻7 + 6y⁻2 और z⁻3। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे ये भी हमारा चर राशि एक चर राशि है ना, जैसे यहाँ पे x हमारा चर राशि, यहाँ पे भी एक चर राशि, यहाँ पे x y z ये सभी हमारी चर राशि है, और इसका हम घात देख रहे हैं तो घात यहाँ पे 2 चूंकि हमारी पूर्ण संख्या है। 6 यहाँ पे x का घात यहाँ पे 6 है, तो 6 भी हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे 7 और 2 3 ये सभी हमारी क्या है? पूर्ण संख्या। तो अगर बहुपद बारे में पूछा जाए तो बहुपद जो होता है हमारा एक बीजीय व्यंजक ही होता है, जिसमें क्या होता है कि जो जितने भी चर राशि होते हैं उनका जो घात होता है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 ऐसे करके चलता है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो बहुपद में जो चर राशि का घात चूंकि पूर्ण संख्या होता है, तो कभी भी चर राशि का जो घात होता है वो हमारी अगर बोले तो भिन्न या दशमलव, अगर या बोले तो घात भिन्न या दशमलव में नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जितने भी बहुपद होते हैं उसमें प्रत्येक चर राशि का घात भिन्न या दशमलव में नहीं होता है, यानी चर राशि के ऊपर कभी भी अगर चर राशि का घात देखा जाए तो कभी भी ऐसा, अगर एग्जांपल से ही समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे 6x का पावर अगर 0.5 आ जाए, या 6x और 7y का पावर अगर 1/2 आ जाए, तो कभी भी ये बीजीय व्यंजक होगा, ये हमारे बीजीय व्यंजक होगा, लेकिन हमारा ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो चर राशि है उसका घात हमारा पूर्ण संख्या नहीं, 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है। हम क्या बताएं कि इसमें वैसा बीजीय व्यंजक बहुपद होगा जिसमें प्रत्येक चर राशि का घात क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पे 0.5 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा बहुपद नहीं होता है। बात समझ में आ? यहाँ पे जितने भी अगर बीजीय व्यंजक की बात करें, किसी भी बीजीय व्यंजक में प्रत्येक चर राशि का अगर घात अगर हमको दशमलव में दिख जाए या बटा में दिख जाए तो हमारा बहुपद नहीं होता है। बीजीय व्यंजक होगा लेकिन हमारा बहुपद नहीं होता। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि बहुपद में चर राशि कभी भी रूट में भी नहीं आती है। ठीक है, इसमें के अंदर नहीं आती, यानी कभी भी रूट के अंदर भी नहीं आती। ठीक है, अंदर नहीं आती।
इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। बहुपद में कभी भी जो चर राशि होती है वो कभी भी रूट के अंदर नहीं आती है। किसी भी अगर किसी भी अगर समीकरण में या किसी भी व्यंजन में अगर चर राशि रूट में दिख जाए तो हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। बहुपद में जैसे आप लोग जैसे 9th क्लास में आता है कि हाँ छाटिए कि इसमें कौन बहुपद है और कौन नहीं है, तो इस बात पे भी ध्यान रखना है कि बहुपद में जो चर राशि होती है वो कभी भी रूट के अंदर नहीं आती है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, अगर रूट अंडर x + 5y लें या ऐसे भी और एग्जाम्पल लें, अगर मान लेते हैं कि रूट अंडर 3x और फिर 5y, या और भी लेते हैं जैसे 3√3y, ऐसे करके अगर कोई भी चीज लेते हैं तो इसमें हमारा चर राशि क्या रूट में आ रही है। चर राशि किस में आ रही है? रूट के अंदर आ रही है। तो रूट के अंदर जब वो आएंगी तो हमारी बीजीय व्यंजक नहीं होगी। बात समझ में आया? बात समझ में आया? यहाँ पे बहुपद में याद रखना है, फिर से एक बार समझाते हैं। बहुपद क्या होता है? हमारा एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक राशि का जो घात होता है हमेशा क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? एक पूर्ण संख्या। बीजीय व्यंजक बहुपद में क्या होता है कि जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं उसमें प्रत्येक जो हमारी चर राशि से ही मतलब रखना है, ठीक है। अचर क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, चर राशि समझना है। चर राशि बताएं, जितने भी हमारी एबीसीडी के अंदर आती है, एबीसीडी एक्स वाई जेड जो भी पी क्यू आर जो भी हमारी क्या है चर राशि है, हमको सिर्फ चर राशि को देखना है। अगर चर राशि का जो घात हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी। बात समझ में आ रहा है? हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखे तो x का पावर 2 है, हमारा घात 2 हमारी पूर्ण संख्या है। अगर यहाँ पे 6 भी देखे तो 6 भी हमारी कैसी संख्या? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे 7, 2, 3 ये सभी हमारी पूर्ण संख्या। तो जिसमें घात प्रत्येक चर राशि सबको देखना है, ऐसा नहीं कि किसी में है किसी में नहीं है, तो ऐसा भी नहीं। सबको प्रत्येक जितने भी उसमें चर राशि होंगे सबको घात को चेक करना है कि वो हमारी पूर्ण संख्या है या नहीं। अगर वो पूर्ण संख्या है तो हमारा बहुपद है, अगर नहीं है तो हमारा बहुपद नहीं है। बात समझ में आया? तो इसमें आप लोगों को इस चीज के बारे में ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद से इस पे ध्यान रखना है कि चर राशि का घात कभी भी भिन्न या दशमलव के रूप में भी नहीं होता है, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं होता है, लेकिन अगर जल्दी इसको समझने के लिए लिखवा दिया जाता है कि चर राशि में जितने भी घात होते हैं वो कभी भी भिन्न या दशमलव के रूप में नहीं होते। जैसे यहाँ पे x का पावर 0.5, ये हमारा 0.5 लिखा है, 1/2 लिखा, बात तो बराबर ही होता है। तो कभी भी भिन्न दशमलव या भिन्न में हमारी घात नहीं होता है चर राशि का, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर चर राशि का घात अगर दशमलव या भिन्न में दिख जा रहा है तो हमारी चर राशि बहुपद नहीं कहलाएंगे, ठीक है। वो हमारी बहुपद के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद से अगर बहुपद में ये भी देखा जाए कि बहुपद में जो चर राशि होते हैं वो कभी भी रूट के अंदर नहीं आती है, ठीक है। अगर वो रूट के अंदर है तो हमारी वो बीजीय व्यंजक नहीं कहलाती है। बात समझ में आया? किसी भी बहुपद में अगर चर राशि अगर रूट के अंदर आ रही है, जैसे इसमें देखें रूट x जो है रूट के अंदर आ रही है, यहाँ पे भी x रूट के अंदर आ रही है, यहाँ पे y रूट के अंदर आ रही है, तो ये भी हमारी बीजीय व्यंजक नहीं कहलाएंगी। एक चीज और इसमें लिखना है कि बहुपद में चर राशि हर के रूप में भी नहीं आती, हर के रूप में भी नहीं आती यानी बहुपद में अगर चर राशि अगर हर के रूप में भी दिख जाए तो भी हमारा बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जांपल समझे कि यहाँ पे 3 लिख जाए, नीचे में अगर y लिख जाए, या 5x + 2 और नीचे में अगर यहाँ पे y लिख दिया जाए, तो मतलब ये यहाँ पे y लिखने का मतलब क्या है? ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ऊपर वाला हमारा क्या होता है? अंश होता है, नीचे वाला हमारा हर होता है। अगर ये हर के रूप में आ गई यानी कि बटा के नीचे आ गई तो हमारी बहुपद नहीं होंगे, ठीक है। अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में जो चर राशि होती है अगर वो बटा के नीचे आ जाए यानी कि हर के रूप में आ जाए तब भी हमारा बहुपद नहीं होता है। तो अभी आप लोगों को बीजीय में बहुपद छाटने के बहुपद कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, एक बार इस चीज को देखिएगा। एक बार फिर से बताते हैं। जैसे बहुपद में क्या होता है, बहुपद भी हमारा एक बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक की बात करें तो इसमें 2 चीज आती है, चर और अचर राशि आती है। क्या क्या आती है? चर और अचर राशि। चर के बारे में बताया था ना, जितने भी हमारे एबीसीडीज का मान फिक्स नहीं होता है। अचर राशि के बारे में बताया था, जितने भी हमारी संख्या 1 2 3 4 5 ये भी हमारी क्या है? अचर राशि है जिसका मान हमेशा फिक्स होता है। 5 को हम कभी साथ नहीं ना बोल सकते हैं, 5 जो है हमेशा 5 ही रहेगा, 4 हमारा हमेशा 4 ही रहेगा। तो इसका जो मान 4/5 की बात करें तो हमेशा हमारा फिक्स रहेगा, तो ये हमारी अचर राशि होती है, ठीक है। और ये चर और अचर राशि जब एक प्लस माइनस गुना भाग के साथ जब एक साथ आती है, जब जितने भी चर राशि जब प्लस माइनस गुना भाग के साथ जब एक साथ आती है आपस में रिलेशन बनाती है तो हमारा बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे यहाँ पर बात करें तो 5x + 4 3x + 4 4/5x - 2x² + 5x + 7
यहाँ पे ये जितनी है सब हमारी बीजीय व्यंजक है, ठीक है। यानी इसको हम समीकरण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब बीजीय व्यंजक में वे सभी बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर राशि, सभी चर राशि को चेक करना है, प्रत्येक चर राशि का घात हमारा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। जब पूर्ण संख्या होगा तभी वो हमारा बहुपद होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं हो रहा है तो हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में, किसी बीजीय व्यंजक में अगर चर राशि लिखना है, चर राशि अगर वो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है तो हमारा बहुपद कहलाएगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। सबका जैसे एक चीज इस पे भी ध्यान रखें, चर राशि का घात भिन्न या दशमलव के रूप में भी नहीं होता। एक चीज इसमें भी और भी ध्यान रखना है कि ताकि याद रखना है कि जो बीजीय व्यंजक माफ करिएगा, बहुपद में जो हमारी चर राशि होंगी उसका घात माइनस में भी नहीं होना चाहिए। अगर वो माइनस में है, घात माइनस, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 4x का पावर अगर -3 आ रहा है, या ऐसे 5x का पावर -4 और 3 y का पावर -5 आ रहा है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर घात अगर माइनस में भी आ जाए तब भी वो हमारा बहुपद, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर सिंपल सा रूल से वही पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे -3 हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या शुरू 0 से होता है, पूर्ण संख्या निगेटिव कभी भी नहीं होता है। पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है, हमेशा 0 से। पूर्ण संख्या कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारा 4x का पावर -3, 5x का पावर -4, इसमें देखेंगे चर राशि यहाँ पे सब में माइनस में आया, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद को कैसे छांटना है समझ में आ गया, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत, बहुपद को आप लोग छांट लीजिए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना होगा। जब एक साइज में आएगा कि हाँ इसमें बहुपद को छांटिए, तो आप ये सिंपल सा रूल्स अप्लाई करके आप बहुपद को छांट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, देखना है उसमें कि जो इसमें जितने भी चर राशि है उसका घात जो है वो एक पूर्ण संख्या है या नहीं। अगर वो पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, नहीं है तो नहीं है। अगर घात में अगर दशमलव दिख जाए, घात में अगर बटा भी दिख जाए, या कहीं पे भी अगर घात रूट में भी दिख जाए, या घात हर के रूप में यानी बटा के नीचे दिख जाए, या कभी भी घात का पावर माइनस में दिख जाए, तो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत। अब बहुपद को हम क्या करेंगे कि अलग अलग विधियों के अनुसार हम उसे अलग अलग पार्ट्स में बांटेंगे, अलग अलग भागों में बांटने का प्रयास करेंगे, बहुपद के प्रकार कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चूंकि हमको यहाँ पे साफ करना पड़ेगा, तो आगे हम लोग लिखेंगे बहुपद, जैसे कि आप लोग सुने हो कि एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद। तो बहुपद चर के अनुसार अगर बहुपद को बांटे तो फिर कैसे बांटेंगे, तो देखेंगे एक बार। देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पे चर के अनुसार बहुपद के प्रकार, यानी चर के अनुसार जो हमारा बहुपद होता है उसे हम कितने प्रकार में तो नहीं बांट सकते हैं, बहुत सारा प्रकार हो जाएगा, लेकिन किस तरीके से हो सकते हैं उसको जानने का प्रयास करें। तो इसमें सबसे पहले आता है कि एक चर वाले बहुपद, फिर उसी तरह से दो चर वाले, अगर बात करें तो तीन चर वाले बहुपद भी इसमें लेकर चलेंगे। अब होते अनंत है, लेकिन हम बस तीन ही जानेंगे, इसके अनुसार आप लोग पता चल जाएगा कि हाँ बहुपद कितने चर के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो तीन चर वाले बहुपद लेकर चलेंगे हम। ठीक है, देखिएगा जो हम लोग का एक चर वाला बहुपद होता है उसमें क्या होता है कि इसमें एक ही प्रकार के चर आता है, ठीक है। अगर इसको सिंपल भाषा में लिखे तो इसमें एक ही प्रकार के चर आते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा एक चर वाला बहुपद होता है उसमें एक ही प्रकार के चर आते हैं। जैसे जैसे अगर किसी बहुपद में अगर एक से, तो हमेशा उसमें एक ही आएगा, हमेशा उसमें क्या आएगा, एक ही आएगा। किसी में अगर y है तो उसमें हमेशा y ही आएगा, यानी इसमें एक ही प्रकार के चर आते हैं, समझिएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही प्रकार के चर आते हैं। अगर इसमें अगर p ले रहा है तो इसमें p ही आएगा, ठीक है। यानी एक चर वाले बहुपद में क्या होगा कि इसमें एक ही प्रकार के, ठीक है। जैसे एक प्रकार के, जैसे आप x ले हैं तो जितने भी इसमें
ये जितने भी इसमें समीकरण में हमारी चर राशि होंगी वो एक ही प्रकार की होंगी, ठीक है। यानी x है तो x ही रहेगा, इसमें अगर y लिए हैं तो इसमें y ही रहेगा, हर जगह इसमें p लिए हैं तो इसमें p ही रहेगा। तो एक चर वाले बहुपद में क्या होते हैं कि एक ही प्रकार के चर आते हैं, ठीक है। एक चर वाले बहुपद में क्या होते हैं, एक ही प्रकार के चर आते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर हम दो चर वाले बहुपद की बात करें तो इसमें दो लिखें, दो अलग अलग प्रकार के चर आते हैं, ठीक है। इसमें दो चर वाले में क्या होता है कि इसमें दो अलग अलग प्रकार के चर राशि आती है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 3y प्लस का 5z हो गया, 3p स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 6z, और भी अगर देखें तो 3x स्क्वायर प्लस का 5y। तो इसमें क्या हो रहा है कि दो अलग अलग प्रकार के चर राशि है। जैसे यहाँ पे y और z आ गया, यहाँ पे दो चीज हो गया, इसको एक ही दो ही रखेंगे। इसमें py हो गया, इसमें xy हो गया। तो इसमें दो क्या होना है कि अलग अलग प्रकार के चर आने हैं। तो जिसमें दो अलग अलग प्रकार के चर आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, दो चर वाले बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। और अगर इसमें बात करें अगर तीन चर वाले बहुपद की, तो इसमें क्या होगा कि इसमें तीन, नाम ही में सब चीज छिपा होगा। इसमें तीन चर वाले तीन अलग अलग प्रकार के चर आते हैं। इसमें तीन क्या होगा कि तीन अलग अलग प्रकार के चर आएंगे। जैसे अगर बात करें 3x प्लस का 5y प्लस का 2z, अगर यहाँ पे देखें 3p स्क्वायर प्लस 5q प्लस का 3z, इस तरीके से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। 5a स्क्वायर प्लस 2b प्लस का 5c, ये हमारे क्या होंगे कि इसमें तीन अलग अलग प्रकार, जैसे यहाँ पे x हो गया, y हो गया, z, ये तीनों अलग अलग प्रकार के चर है। क्या है, इसमें तीन अलग अलग प्रकार के चर है। तो अगर बात करें तीन चर वाले में क्या होगा कि तीन अलग अलग प्रकार के चर आएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे चार चर वाले बहुपद, पांच चर वाले बहुपद आएंगे जिसमें पांच अलग अलग प्रकार की चर राशि आएंगी। तो इसमें ज्यादा मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है। एक चर वाले बहुपद में क्या होगा कि एक चर वाले बहुपद में क्या होगा कि एक ही प्रकार की इसमें चर आएंगे, ठीक है। दो चर वाले में क्या होगा कि दो अलग अलग प्रकार की चर आएंगी। तीन चर वाले में क्या होगा, तीन अलग अलग प्रकार की चर राशि आएगी। बात समझ में आ गया। देखिए हम अगर बात करें, अगर हम क्लास 9 और क्लास 10 की बात करें तो इसमें हमको एक ही प्रकार एक चर वाले ही बहुपद के बारे में पढ़ना है, यानी दो और तीन चर वाले के बारे में हमको नहीं जानना है। सिर्फ हमको इतना जानना है कि एक चर वाले बहुपद क्या होता है और इसी को लेकर आगे बढ़ना है। 9 और 10 का बात करें तो हमको सिर्फ एक चर वाले ही बहुपद को पढ़ना है। दो और तीन चर वाले के बारे में या इसके आगे हमको नहीं जानना है। सिर्फ हमको जानना है कि एक चर वाले बहुपद के बारे में, ठीक है। अगर हम इसको दो और तीन चर वाले को मिटाएं तो एक चर वाले बहुपद में भी अगर कुछ चीजें समझने का प्रयास करेंगे कि एक चर वाले बहुपद में, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो एक चर वाले बहुपद में क्या होता है कि इसमें एक ही प्रकार का चर है। अगर किसी भी बहुपद में अगर एक से, तो उसमें हमेशा जहां भी रहे जितने भी आएंगे उसमें क्या होंगे, जितने भी पद होंगे, पद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पद क्या होता है। तो इस पद में क्या होगा कि हमेशा एक ही प्रकार का चर होगा, ठीक है। मतलब एक चर वाले बहुपद में, एक चर वाले बहुपद में क्या होगा कि हमेशा एक ही प्रकार का इसमें चर आएगा, ठीक है। अगर इसमें देखिएगा, अगर हम लोग डिस्कस करें पद के बारे में तो पद क्या होता है उसको जान लेते पहले। देखिएगा, इसमें अगर देखा जाए तो किसी भी बहुपद में जो पद होता है वो पद किस तरीके से कैटेगराइज होता है। तो जितने किसी बहुपद में जो हमारा प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस ये क्या करता है, वो किसी बहुपद को पदों में बांटता है। अगर देखिएगा, अगर किसी भी बहुपद को देखा जाए तो उसमें जो हमारा प्लस और माइनस, गुना और भाग को नहीं देखना है, सिर्फ और प्लस और माइनस रहता है। प्लस माइनस क्या करता है, उस बहुपद को अलग अलग पदों में बांटता है। जैसे यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें एक प्लस दिख रहा है, तो प्लस का इधर वाला जो है ये हमारा एक अलग पद हो गया, ये वाला हमारा अलग, यानी ये जो प्लस है इस बहुपद को दो अलग अलग पदों में बांट दिया। यानी प्लस और माइनस क्या करता है, किसी बहुपद को पदों में बांटने का काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे अभी बताया था, जैसे प्लस लगा है तो प्लस के इधर वाला जो होगा ये हमारा एक अलग पद होगा और इधर वाला हमारा ये अलग, यानी इसमें टोटल पद कितने, ये पहला हो गया और ये दूसरा, यानी इसमें टोटल कितने पद हो गए, इस बहुपद में कितने पद हो गए, एक और दो, कितने हो गए, इसमें कितने पद हो गए, दो। यहाँ पे प्लस और माइनस क्या करता है, उसको अलग अलग पदों में कर दिया। तो यहाँ पे प्लस लगा तो प्लस वाला एक हमारा ये अलग पद हो गया और ये हमारा अलग पद होगा, तो एक और एक कितने पद हो गए, दो पद हो गए। यानी इसमें टोटल कितने, ये कितने पद वाला बहुपद है, दो पद वाला बहुपद। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला तो इसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद। कैसे बोलेंगे, द्विपदी। अगर पूछे कि द्विपदी बहुपद क्या होता है, कि वैसे बहुपद इसमें कितने पद आते हैं,
दो पद आते हैं, ठीक है। इसमें दो पद है हमारे, कैसे बहुपद होंगे? द्विपदी। जिसमें तीन बहुपद है हमारे त्रिपदी। इसी तरह से आगे भी आते हैं, ठीक है। इसमें एक बहुपद है उसे हम एक पदी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अगर जैसे यहाँ पे एक पदी का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5xy हो गया, ये भी हमारा बहुपद ही है, जिसमें क्या है यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, इसमें नहीं जुड़ा हुआ है ना, ये अकेला है, सिंगल है। अब बोलिएगा नहीं सर यहाँ पे x भी है और y भी है, तो हम क्या बताए थे कि पद में कौन कौन बैठता है? सिर्फ प्लस और माइनस, गुना और भाग नहीं बैठता है। गुना और भाग इसको पद में नहीं बैठता है। क्या करता है? गुना और भाग कभी भी इसको पद में नहीं बैठेगा। कौन बैठेगा? जब भी पद में बैठना होगा तो कौन बैठेगा? प्लस और माइनस। यानी जब भी हमको कुछ देखना होगा हाँ इसमें कितने पद है, तो हम प्लस और माइनस को ढूंढेंगे। यानी प्लस और माइनस क्या करेगा? इसको अलग अलग पदों में कैटेगराइज करेगा। इसमें प्लस और माइनस दिख नहीं रहा है, ये सिंगल दिख रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक पद। इसमें दिख रहा है एक प्लस है, इधर वाला एक हो गया और इधर वाला एक, यानी इसमें कितने पद हो गए? दो पद। ये हमारे कितने पद वाले बहुपद हुए? दो पद वाले, यानी इसको द्विपदी बहुपद बोलेंगे। इसमें देखिए इसमें क्या होगा? इसमें एक प्लस यहाँ दिख रहा है तो एक ये हो गया, यहाँ पे प्लस लगा तो एक ये हो गया, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस लगा तो एक ये हो गया, और यहाँ पे एक अलग हो गया। यानी इसमें टोटल कितने पद हो? 1 2 3 4। इसमें कितने पद हो गए? 4। इसमें देखिएगा अगर माइनस भी ले लेते हैं, सब में प्लस ही प्लस रखते हैं, यहाँ पे माइनस देखे तो यहाँ पे भी क्या होगा? इधर वाला एक अलग हमारा पद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगे तो इधर वाला एक अलग पद हुआ ना। हम क्या बताया था कि प्लस और माइनस क्या करते हैं? इसको पदों में बांटने का काम करता है, यानी उसको पद में अलग अलग पद में बांट देगा। तो यहाँ पे माइनस लगा तो इधर वाला जो होगा हमारा एक अलग पद हो जाएगा, ये बना एक अलग पद हो जाएगा, ये हमारा एक अलग पद है। यानी यहाँ पे क्या हुआ? कितने पद हो गए? कितने पद हो गए? 3 पद हो गए, ठीक है। जब भी आपको बोला जाए कि यहाँ पे पद काउंट करने के लिए, तो आप लोग माइनस और प्लस देखिएगा कि माइनस और प्लस अगर देखा जाए तो कितने पदों में वहां पे बांट रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ से हम शुरू करें, यहाँ पे माइनस लगा था तो यहाँ पे जहाँ पे माइनस देखिए वहां पे खत्म हो गया, तो ये हमारे एक अलग पद है। फिर आगे बढ़े इसको छोड़कर, फिर आगे बढ़े तो फिर यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ पे एक अलग पद मिल गया, फिर यहाँ पे छोड़े तो एक भी यहाँ पे मिल गया, तो ये हमारे एक अलग पद हो गए। तो यहाँ पे टोटल कितने पद हो गए? कितने पद हो गए? 3। तो प्लस और माइनस क्या करता है? किसी भी बहुपद को, किसी भी अगर समीकरण को भी बात करें तो समीकरण को क्या करता है? पदों में बांटने का काम करता है, ठीक है। और इसी के अनुसार हमारे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद होते हैं। याद कर लीजिएगा, एक पदी में सिर्फ एक पद आएंगे, द्विपदी में 2 पद आएंगे, त्रिपदी में कितने पद आएंगे? 3 पद आएंगे, ठीक है। कभी भी गुना और भाग कभी भी उसको पद में कैटेगराइज नहीं करेगा। अगर यहाँ पे अगर कितने बड़ा समीकरण लिख दिया, अगर उसके अंदर गुना हुआ है, अगर इसके अंदर गुना हुआ है, तो ये हमारा कभी भी ये हमारा अलग अलग पदों में कैटेगराइज नहीं है। यानी यहाँ पे जितना ये पूरा समीकरण हमारा एक पद ही का है, यानी ये एक ही पद है। यहाँ पे कितने पद हैं? एक ही पद, यानी हम इसको एक पदी बहुपद ही बोलेंगे। बात समझ में आया? तो पदों में कैसे हम कैटेगराइज करेंगे ये समझ में आया। प्लस और माइनस को सिर्फ चेक करेंगे कि इसमें प्लस और माइनस कहाँ दिख रहा है, ठीक है। बात समझ में आया? किसी तरह का दिक्कत? अब देखिएगा इसमें जो मेन चीज आता है, जो मेन इसमें ज्यादा फोकस के साथ कर जाता है, वो हमारा होता है घात, बहुपद का घात। यानी बहुपद का घात क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा बहुपद में जितने भी चर राशि होती है, जितने भी चर राशि है, चूंकि हम लोग एक चर वाले रैखिक बहुपद करेंगे तो हम जितने भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक ही जो चर राशि है उसमें होगा, उस पर देखेंगे उसका जो अधिकतम घात होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, किसी बहुपद में चर राशि का अधिकतम घातांक उस बहुपद का घात कहलाते हैं। किसी भी बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात उस बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, अगर यहाँ पे पूछे कि ये जो हमारा, सबसे पहले तो ये तो बहुपद है,
बहुपद है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बात करें 3x² + 5x + 3 हमारा ये बहुपद है, क्योंकि इसमें प्रत्येक चीज जितने भी चर राशि उसका घात हमारी पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पे अगर बात करें दो, दो हमारी पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे अगर x भी देखे तो कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या आता है, एक आता है। तो एक भी हमारी पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छा एक मिनट, आप लोगों को सोचिएगा सर यहाँ पे जो 3 है इसमें तो कोई घात है ही नहीं, इसमें तो किसी तरह घात दिख नहीं रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे चूंकि हमारे अचर पद होता है, यानी यहाँ पे जो x होता है, x का पावर जो होता है हमारा 0 होता है। यानी यहाँ पे एक हम चूंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी संख्या अगर उसका पावर हम 0 करेंगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा घात होता है लेकिन वो 0 होता है। 0 भी हमारी पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 से। तो इसमें भी कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कैसे घात चेक करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो भी चर राशि होगा उसका घात हम लोग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। क्या मानते हैं, 0। यानी यहाँ पे चर राशि का जो घात होगा वो कितना होगा, कितना होगा, 0। और हम चूंकि जानते हैं किसी भी दुनिया में कोई भी संख्या अगर उसका घात अगर हम 0 करेंगे तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे भी अगर x का पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आता है। इसलिए हमारा यहाँ पे ये बहुपद होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें जो चर राशि है, इसमें चर जितने भी चर, चूंकि हम लोग एक चर वाले पढ़े तो एक ही चर को देखेंगे, तो इसमें जो चर राशि होता है उसमें अधिकतम घात दिखा जाता है। इसमें जो अधिकतम जो हमारा घातांक होता है, अधिकतम जो हमारा घातांक होता है वही हमारा इस बहुपद का घात होता है। देखा जाए इसमें देखा जाए तो इसमें इसका घात 0 है, 1 है, 2, तो इसमें अधिकतम कौन है, यहाँ पे अधिकतम क्या है, 2 ना है। यहाँ पे एक जो है 0, एक जो है 0 से अधिक है, और एक जो यहाँ पे 2 जो है 1 से अधिक है, यानी यहाँ पे अधिकतम कितना है, 2। तो यहाँ पे इसका घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद का अगर घात मानते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे अधिकतम चेक किया जाता है कि अधिकतम कितना है। अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर और रहता है यहाँ पे और उसका घात अगर 5 रहता है तो 5 वहाँ पे अधिकतम होता है। यानी यहाँ पे अधिकतम चेक किया जाता है कि अधिकतम कितना है। तो यहाँ पे अधिकतम कितना था, 2, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2। अगर इस समीकरण में देखें तो यहाँ पे बता रहे थे ना जैसे कि 0 आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो अगर इस बहुपद में बांध रहे तो इस बहुपद में अधिकतम जो घातांक है वो कितना है, यहाँ पे y का जो अधिकतम घातांक है वो कितना है, 5 है। तो यहाँ पे इसका घात कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हमको अधिकतम चेक करना है, उस बहुपद में अधिकतम हमको घात चेक करना है कि अधिकतम घातांक कितना है। ठीक है, कोई भी अगर बहुपद में हमको उसमें सबसे ज्यादा जो होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। इसमें भी देखें तो इसमें सबसे अधिक क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, 2 है, 3 है, इसमें सबसे अधिक क्या है, 3 है। तो इसका जो घात होगा हमारा कितना हो जाएगा, इसका घात कितना हो जाएगा, हम लोग का 3 हो जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया। ये घात क्या होता है समझ में आया, घात क्या होता है समझ में आ रहा है। किसी बहुपद में चर राशि का जो हमारा अधिकतम घातांक होता है, अधिकतम मत समझते हैं ना, जो सबसे अधिक, अधिकतम का मतलब क्या होता है, उसमें सबसे अधिक। ठीक है, अधिकतम घातांक उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। क्या कहलाता है, घात कहलाता है। किसी बहुपद में जो चर ही राशि को चेक करना है, अचर को नहीं चेक करना है। चर राशि का जो अधिकतम घात होता है वही हमारा क्या कहलाता है, उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे यहाँ पे बताया था 2, इसमें अधिकतम घात 2 था तो 2 हो गया, अधिकतम घातांक इसमें 5 था तो इसमें 5 हो गया, इसमें 3 था तो इसमें 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम घात के अनुसार भी बहुपद को बांटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी जैसे घात की संख्या के अनुपात पे, ठीक है, इसको लिखते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी हमको जानना है घात की संख्या के आधार पे बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। देखिएगा, देखेंगे घात की संख्या के आधार पर जो हमारे बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो घात की संख्या के आधार पे बहुपद के अगर हम प्रकार देखें तो हमको इसमें 3 ही पढ़ना है। ठीक है, तीन ही प्रकार को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला हम लोग का आता है रैखिक बहुपद, दूसरा हम लोग का आता है द्विघात बहुपद, और तीसरा हम लोग का आता है त्रिघात। हमको 3 ही पढ़ना है, बाकी सबको ऐसे हम लोग आगे जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग 3 ही जानेंगे कि हम लोग का रैखिक बहुपद यहाँ पे लिखेंगे, माफ करिएगा, ठीक है।
तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बहुपद होगा उसका जो अधिकतम घात होगा वो अधिकतम घात हमारा कितना होगा, वो एक ही होगा। रैखिक बहुपद में जो चर राशि होगा, रैखिक बहुपद में जो चर राशि होगा उसका अधिकतम घात कितना होगा, अधिकतम यहाँ पे लिखेंगे घातांक, या अगर घात का भी बात करें तो कितना होगा, एक होगा। ठीक है, द्विघात में क्या होगा कि इसमें बहुपद का जो अधिकतम घात होगा, इसमें जो बहुपद का जो अधिकतम घात होगा वो कितना होगा हमारा, कितना होगा, 2। यहाँ पे अधिकतम घातांक ही लिखेंगे। इसमें त्रि मतलब क्या, देखिएगा इसमें अगर बात करें घात की संख्या के आधार पे जो बहुपद होते हैं हमारे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 ही जानेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले हमारा रैखिक बहुपद क्या होता है, तो रैखिक बहुपद में क्या होता है कि इसमें बहुपद का जो अधिकतम घात होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। ठीक है, यानी बहुपद का जो घात होता है, अगर अधिकतम अगर चर राशि घातांक पूछे तो हमारा 1 होना चाहिए, यानी जो बहुपद का घात होना चाहिए वो हमारी 1 होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, घात की संख्या के आधार पर अगर बहुपद को बात करें तो रैखिक बहुपद होता है, द्विघात, त्रिघात। रैखिक बहुपद में क्या होगा, तो इसमें बहुपद का जो घात होगा, यानी इसमें चर राशि का अधिकतम जो घातांक होगा वो कितना होगा, वो 1 होगा। ठीक है, यानी कि इसमें बहुपद का घात कितना होगा, 1, उसे हम रैखिक बहुपद है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है तो 3y प्लस का 5, यहाँ पे 5x प्लस का 2, या यहाँ पे 5x ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी चर राशि उसका जो अधिकतम घात आ रहा है वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में देखिएगा, जिस बहुपद में जो घात होगा वो 1 है, यानी उसमें चर राशि का अधिकतम जो घातांक होगा वो हमारा 1 होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। बात समझ में आया, बात समझ में आया। रैखिक बहुपद में क्या होगा कि जिसमें उसमें जो चर राशि का अधिकतम घातांक होना चाहिए, बहुपद का घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। द्विघात में क्या होगा, इसमें अधिक जो चर राशि होता है उसका अधिकतम घातांक जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, यानी बहुपद का घात कितना होना चाहिए, 2। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल ले तो यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, या 4y स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3, या अगर 5p स्क्वायर प्लस का 2p प्लस का 4, या अगर ऐसे भी होगा 4 माइनस का 3p स्क्वायर, या 5a स्क्वायर प्लस का 3p। इसमें देखें तो इसमें जितना इसमें चर राशि उसमें, यानी इसमें जितने भी बहुपद है उसमें अधिकतम जो घातांक है, इसमें चर राशि का अधिकतम घातांक होगा वो कितना होगा, 2 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अधिकतम चर राशि का अधिकतम घातांक कितना है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे अधिकतम घातांक 2 है। ठीक है, तो जिसमें चर राशि का अधिकतम घातांक हमारा 2 हो, यानी बहुपद का घात 2 हो, हमारे क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, रैखिक में क्या होगा कि बहुपद का अधिकतम जो घात हो गया, बहुपद का जो घात होगा वो हमारा 1 होगा, और द्विघात में क्या होगा, इसमें बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। द्विघात नाम ही में देखिएगा, द्वि मतलब 2। ठीक है, रैखिक मतलब एक ही होता है। ठीक है, रैखिक मतलब 1 होता है, द्विघात का मतलब 2। यहाँ पे देखिएगा, त्रिघात का मतलब कितना, 3, त्रिघात का मतलब 3, यानी इसमें क्या होगा कि बहुपद का जो अधिकतम घातांक होगा, बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा, यानी बहुपद में जो चर राशि का अधिकतम घातांक कितना होगा, 3 होगा, यानी बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा। जैसे एग्जांपल से अगर इसमें देखा जाए तो 5x³ प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x, और भी ले लेते हैं यहाँ पे 5p³ प्लस का 3p, 5 या कुछ भी 8c³ प्लस का 8c स्क्वायर प्लस का 5c प्लस 2। तो इसमें देख रहे हैं, तो इसमें जो चर राशि का जो अधिकतम घातांक आ रहा है वो कितना आ रहा है, अधिकतम घातांक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी इस बहुपद का घात कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो हमारी बहुपद की घात की संख्या के आधार पे हम बहुपद को कितने कैटेगरी में बांटते हैं, वाला हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है, जिसमें जो अधिकतम जो घातांक होगा वो कितना होगा, 1 होगा, यानी बहुपद का घात कितना होगा, 1। द्विघात में क्या होगा, बहुपद का जो घात होगा कितना होगा, 2। त्रिघात में क्या होगा, बहुपद का जो घात होगा कितना होगा,
3। इसमें देखिएगा अगर 9 क्लास में अगर 10 क्लास में बात करें तो हमको ज्यादातर हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है, नहीं द्विघात बहुपद को ही पढ़ते हैं। 10 क्लास में हमको द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है, नहीं द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद में शून्य के बीच क्या रिलेशन होता है, शून्यकों के योगफल गुणनफल के बीच में क्या रिलेशन होता है, फिर शून्य के अगर जैसे शून्य के योगफल और गुणनफल दे दे तो फिर उससे हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, तो उसको हम लोग 10 क्लास में सीखेंगे। 9 क्लास में हम लोग इस द्विघात बहुपद का कैसे गुणनखंड निकालेंगे, फिर इसमें भाग वगैरह सीखने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो घात की संख्या होती है उसके आधार पे हमने बहुपद को भी बांट लिया, ठीक है, यानी बहुपद को लगभग हमने बेसिक चीजें पढ़ लिया है। एक चीज इसमें और आता है गुणांक, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे, गुणांक क्या होता है, ठीक है, गुणांक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यानी कि जैसे बहुपद में जो हमारा गुणांक रहता है वो गुणांक क्या होता है, पूछता है कि 9 क्लास में कि हाँ इसमें जो इसका गुणांक बताइए, तो गुणांक क्या होता है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर देखिए तो गुणांक क्या होता है, तो देखिएगा जो हम लोग की जो बहुपद होता है, जो हम लोग का बहुपद होता है, यानी बहुपद में लिखे यहाँ पे, बहुपद में किसी चर राशि के साथ जिस संख्या या किसी अन्य चर राशि से गुणा किया जाता है या किया रहता है उसे उस चर राशि का गुणांक कहते हैं, उसे उस चर राशि का क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे इसको। सबसे पहले देखिएगा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में देखिएगा जैसे कि अगर 5x² प्लस का 3y नहीं अक्षर वाले ही पर है तो एक ही चल लेते हैं x और 3, यहाँ पे और लेते हैं 5ax² प्लस का 3y और 3x² माइनस का 5y x³ और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं माइनस का 5x² प्लस का 2x। तो अगर इसमें अगर मान लेते हैं अगर पहले एग्जाम में पूछ दे कि हमारा x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक, जब भी गुणांक का पूछेगा तो हम ये चेक करेंगे कि जो x² है वो किसके साथ गुना हुआ है। जब भी गुणांक निकालने का बात किए रहे तो पहले ये चेक करेंगे कि जिसका बात कर रहा है उसमें देखेंगे कि वो जिसका जो बोल रहा है उसको चेक करेंगे कि वो किससे गुना हुआ है। क्या करेंगे, अगर जिस चर राशि का अगर हमको गुणांक पूछे तो ये चेक करेंगे कि उसमें वो जो चर राशि है वो किसके साथ गुना हुई है, ठीक है, जिसके साथ वो गुना हुई होंगी उसका वो गुणांक कहलाएगा। अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि x² का गुणांक, तो यहाँ पे देखेंगे x² जो किसके साथ गुना हुआ है, यहाँ पे x² किसके साथ गुना हुआ है इसको हम चेक करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x² को देखेंगे तो x² किसके साथ गुना हुआ है, 5 के साथ। किसके साथ गुना हुआ है, 5। अगर यहाँ पे इसको बांटे तो 5 × x² नहीं इसको लिखेंगे, यानी x² जो है वो किसके साथ गुना हुआ है, 5 के साथ। यानी इस यहाँ पे x² का गुना कितना है तो क्या बताएंगे, 5। समझ में आया। यानी कि किसी भी बहुपद में या किसी भी समीकरण का अगर बात करें, अगर वहां पे हमको गुणांक पूछे तो देखेंगे कि उसमें जिस चर राशि को पूछ रहा है उस चर राशि के अलावा उस चर राशि से उसमें किसके साथ गुना किया गया है, ठीक है, जिससे गुना किया जाएगा वो वही हमारा उसका क्या कहलाता है, गुणांक। अगर यहाँ पे अगर पूछ दे हमारा यहाँ पे कि हमारा x³ का गुणांक कितना है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि x जो क्यूब है वो किसके साथ गुना हुआ है। यानी यहाँ पे देखें, यहाँ पे x जो क्यूब है वो किसके साथ गुना हुआ है, देखेंगे यहाँ पे x जो क्यूब है वो 5 के साथ भी गुना हुआ है और साथ में a के साथ भी गुना हुआ और x³ के साथ। यानी यहाँ पे x³ जो है वो 5a के साथ गुना हुआ, किसके साथ गुना हुआ है, 5a के साथ। तो यानी यहाँ पे x³ का गुना कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5a, ठीक है। यानी कि किसी याद रखना है किसी बहुपद में अगर या किसी भी समीकरण में अगर किसी चर राशि का गुणांक पूछा रहा है तो हम सिंपल सा चेक करेंगे कि उस चर राशि
उस तरीके की राशि का किसके साथ गुना हुआ है, जिसके साथ गुना हुआ होगा। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई संख्या भी हो सकती है, कोई अन्य चर राशि भी हो सकती है। कोई अन्य चर राशि का मतलब कि यहाँ पे ए भी हो सकता है, जैसे आप एक्स लिए थे तो यहाँ पे ए बी सी, इसके मतलब एक्स के अलावा कोई अन्य भी हमारी कोई अन्य भी हमारी चर राशि हो सकती है। तो वही हमारा क्या कहलाएगी, उस चर राशि का गुणांक होगी। बात समझ में आया। बस अगर इसमें देखा जाए, इसमें अगर बात करें हम यहाँ पे y का गुणांक पूछ दे, ठीक है, यानी यहाँ पे इस समीकरण में हमारा y का गुणांक कितना है, तो इसको हम चेक करेंगे, यानी कि y के साथ किसके साथ गुना होगा, ठीक है। अगर इसको हम अगर सिंपल सा तोड़े तो कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे बताइए। यहाँ पे अगर इसको तोड़ना होगा तो सबसे पहले तो 5 इंटू वाई इंटू एक्स क्यूब करेंगे, यानी यहाँ पे y जो है वो किसके चीज से गुना हुआ है, 5x क्यूब से गुना हुआ है ना। यानी देखिए एक चीज और, इसको अगर गुना में मार लिए तो जिसका गुणांक पूछे उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सब बच जाए वही इसका गुणांक हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे y का गुणांक पूछ रहे हैं तो आप y को ढक दिए, बाकी जितना बचे वो हमारा गुणांक हो जाता है। यानी यहाँ पे गुणांक कितना हो जाएगा, 5x क्यूब, सही है। यहाँ पे 5x क्यूब सही है, 5x क्यूब हमारा सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इसमें साइन भी चेक किया जाता है। अगर साइन चेक है मतलब अगर माइनस लगा हुआ है, अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसका गुणांक भी जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। यानी यहाँ पे गुणांक कितना होगा, माइनस लगा हुआ है ना यहाँ पे, इसका जो गुणांक होगा माइनस का 5x क्यूब होगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ। अगर यहाँ पे तो प्लस लगा तो इसमें प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि वो माइनस लगा हो तो उसका जो गुणांक आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा, अगर यहाँ पे भी हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर में किससे गुना हुआ है, 5 से गुना हुआ है ना, लेकिन उसके पहले भी क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा हमारा माइनस का 5 होगा, ठीक है। बात समझ में आ। जब भी गुणांक निकालने का बात हो तो सबसे पहले चेक करिएगा कि जिसका बोल रहा है उसके साथ गुना किससे हुआ होगा, ठीक है, किसके साथ गुना हुआ है, जिसके साथ गुना हुआ वही उसका गुणांक होता है। और साथ साथ में हमको यहाँ पे साइन भी चेक करना है, ठीक है, यानी वो प्लस में या माइनस में, इसको हमको चेक करना है और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है। बात समझ में आया। जैसे आप 2-4 और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि 3x माइनस का 5y क्यूब प्लस का यहाँ पे 8 ले लेते हैं और यहाँ पे y ले ले। अगर यहाँ पे y क्यूब का हमको गुणांक पूछ दे, y क्यूब का गुणांक पूछ दे, तो यहाँ पे y क्यूब का गुणांक हमारा कितना हो जाए, यानी y क्यूब के साथ किससे गुना हुआ है, 8 से गुना हुआ है, 8 से गुना हुआ है ना, लेकिन 8 से पहले भी देख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लगा, यानी x क्यूब का गुना किससे हुआ है, तो -8 के साथ हुआ, यानी यहाँ पे x क्यूब का गुना कितना होगा, -8 होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3/4 8 और यहाँ पे x स्क्वायर और माइनस प्लस ही ले लेते हैं 3 बाई। अगर यहाँ पे हमारा x स्क्वायर का गुणांक पूछे तो बट्टा में भी रहेगा तो उसको बट्टा में जैसा रहेगा उसे वैसा ही लेंगे, यानी यहाँ पे सिंपल सा काम करना है, जिसका गुणांक पूछे उसको ढक देना है और बाकी सब जितना बच जाता है हमारा उसका गुणांक हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे x स्क्वायर को ढके तो क्या बच रहा है, यही ना बच रहा है 3/4 इंटू ए, यानी 3/4 बच रहा है, यानी यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 3/4 ए। तो इस तरीके से हम किसी बहुपद में या किसी भी समीकरण में हम लोग गुणांक निकालते हैं। गुणांक समझ में आ गया, गुणांक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो आज की क्लास में हम लोग इस यहाँ तक रखेंगे, कल एक्सरसाइज को भी करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आगे जो जैसे होगा हम लोग सीखेंगे सही से शून्य कैसे निकालेंगे, बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसके बाद से हम लोग आगे भी जिसके बारे में जितने सारे इसमें भाग वगैरह भी जैसे होगा गुणा वगैरह, तो कुछ भी बेसिक चीजें होगा उसको